हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। इंडिया जीके के क्वेश्चन है, हिमाचल के जो भी आने वाले एग्जाम्स है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पूरे पेपर का पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके जो है हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स जो कि आपके हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। उसके अलावा और भी जो भी पीडीएफ्स हैं पेपर की, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो उस ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। जो अशोका का लुम्बिनी शिलालेख था, स्तंभ शिलालेख था, वो किसके बारे में डिस्क्राइब करता है? चार ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। वो एक शाही जो है स्मारक शिलालेख था, या फिर दानायात्मक शिलालेख था, समर्पित शिलालेख था, या मन्नत शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या था? एक शाही जो है स्मारक शिलालेख था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अशोका ने जो है इसको बनवाया था। लुम्बिनी कहाँ पे है? लुम्बिनी हमारा जो है ये जो जगह है ये कहाँ पे है? ये नेपाल के अंदर है। लुम्बिनी कहाँ पे है? लुम्बिनी नेपाल के अंदर है। ये जो था ये शाही जो स्मारक शिलालेख था लुम्बिनी में अशोका जी द्वारा बनाया गया था, अशोक जो राजा था। ठीक है, इसमें किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है? जो ये लुम्बिनी का एरिया था इसको टैक्स फ्री कर दिया गया था, किसके द्वारा? अशोका द्वारा। ठीक है, इसका जो अन्य नाम है वो है रोमन देई स्तंभ। ठीक है, रोमन देई के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा क्वेश्चन तो रोमन देई के नाम से आपसे पूछ लेगा। और अशोक जो था वो कौन से वंश का राजा था? अशोक जो था कौन सी डायनेस्टी से था? तो वो था मौर्य, मौर्य किंगडम। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? कौन सी ऐसी लिपि थी, ठीक है, एशियन इंडिया में, जो कि कहाँ से लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। अगर हम यहाँ पे बात करें ब्राह्मी, फिर नंदनागिरी, शारदा, खरोष्टी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे खरोष्टी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खरोष्टी जो लिपि है हमारी वो लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट। ये क्या लिखी जाती है? ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? उसकी देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। गुरुमुखी का जो आविष्कार था या गुरुमुखी की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? गुरु अंगद देव जी द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें अशोका के जो मोस्टली शिलालेख थे वो प्राकृतिक भाषा थी, जिनकी लिपियां क्या थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अराइक। ठीक है, जो ब्राह्मी लिपि थी ये लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट चलती है। और जो राइट टू लेफ्ट चलती है वो कौन सी? वो है खरोष्टी लिपि। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने का वर्णन जो है इसके बारे में प्रमाण जो है प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? इसका नाम है बेगोर। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बेगोर जो हमारा स्थल है ये लोकेटेड है कहाँ पे? ये जो एरिया पड़ता है ये राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। यहाँ पे जो है मध्य पाषाण काल में पशुओं के जो है प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इंडस वैली पीपल वर्शिप। जो इंडस वैली के पीपल थे, सिंधु घाटी के जो सभ्यता थे, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता है। ठीक है, इसके बारे में हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स है, ठीक है, वहाँ में एक क्वेश्चन जो है जरूर बनता है सिंधु घाटी सभ्यता से, एक क्वेश्चन बनता है आपका बौद्धिज्म से, और एक क्वेश्चन जो है आपका जैनिज्म से बनता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट स्थल थे उनकी खोज किसके द्वारा की गई? यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहाँ के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? शिव। ठीक है, शिव जिनको पशुपति के नाम से जाना जाता है, शिव पशुपतिनाथ की जो है पूजा करते थे। इसके अलावा जो है मातृ देवी की पूजा भी वहाँ पे की जाती थी। उसके अलावा वृक्ष की पूजा भी की जाती थी। इसको कांस्य युग भी कहते हैं। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का युग था, इसको ब्रॉन्ज युग के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्थल थे जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, आपका रोपड़ हो गया, रानी, ठीक है, ये जो है राखीगढ़ी वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट स्थल थे यहाँ पे। और जो हमारा एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो आयु है वो कितनी है? 26 से 1900। ठीक है, इसका जो समय काल है वो कहाँ का है? 2600 से लेके 1900 BC तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जो है अटेंड महानिर्वाण। ठीक है, ये जो है कहाँ पे हुआ था? गौतम बुद्ध ने किस साम्राज्य में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? देखिए 3-4 टर्म्स यूज होती है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड।
एक आता है महापरिनिर्माण, ग्रह त्याग को बोलते हैं हम महाभिनिष्क्रमण, फिर जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसको हम बोलते हैं संबोधि। ठीक है, महापरिनिर्माण का मतलब है देहांत, उनकी डेथ, उनका देहांत। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो थे उनका जो देहांत है वो कहाँ पे हुआ था, उनकी जो डेथ हुई थी वो देहांत हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर जो था वो जो मल्ल गणराज्य था उसकी कैपिटल हुआ करता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर बन जाएगा, सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, मल्ला जो था एक किंगडम था और उसी में जो है आपका कुशीनगर पड़ता है, वहां पे जो है इनकी डेथ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, महापरिनिर्माण का मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब है वो है देहांत का, और जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था उसको हम बोलते हैं महाभिनिशीक्रमण, उसको क्या कहा जाता है, महाभिनिशीक्रमण। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको कहा जाता है संबोधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बाजार नियंत्रण नीति है इसको एज ए दीवानी रियासत, ठीक है, दीवानी रियासत जो है इसके नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी बनेगा। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी से एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि सैनिकों को जो है परमानेंट आर्मी रखने वाला जो है पहला मुगल कौन था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसके शासनकाल से जो है आर्मी को परमानेंट कर दिया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी वंश का था ये। खिलजी वंश की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। इसकी जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला जो कारखाना था वो कहाँ स्थापित किया था। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला जो कारखाना था वो कहाँ स्थापित किया था। सबसे पहले भारत में कौन आए थे, सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली, और सबसे अंत में गए थे पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद जो है भारत में आए डच, उसके बाद जो है अंग्रेज आए, और उसके बाद आपके डेन आए, और लास्ट में आए फ्रांसीसी। ठीक है, इस तरीके से जो है यूरोपियन थे वो इंडिया में एंटर हुए, पुर्तगाली, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। जो यहाँ पे अगर हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने अपना फर्स्ट जो कारखाना था वो 1613 में, ठीक है, जहांगीर से अनुमति लेके बनाया था। कहाँ पे, सूरत में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। सूरत के अंदर जो है जहांगीर की अनुमति से इन्होंने अपना जो फर्स्ट कारखाना है, फर्स्ट जो फैक्ट्री है अंग्रेजों की वो लगी थी। और इनकी जो फर्स्ट साउथ इंडिया में फैक्ट्री लगी थी वो लगी थी मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। क्लाइमेट इन इंडिया इज यूजुअली रेफर्ड एज, भारत का जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है वो आमतौर पर किसमें जो है प्रतिबद्ध की जाती है, किसमें डिवाइड की जाती है। भारत की जो जलवायु है वो है ट्रॉपिकल मानसून। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। उष्ण कटिबंधीय मानसून। भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जो हमारा IMD है, मौसम विभाग है हमारा भारत का, ठीक है, इसके द्वारा भारत की जो ऋतुएं हैं, ठीक है, भारत का जो मौसम है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका शीत जो कि दिसंबर टू अप्रैल चलता है, उसके बाद गर्मी जो आती है आपकी अप्रैल से जून तक, मानसून जो है हमारा जून से सितंबर तक चलता है, और जो आपका पोस्ट मानसून का सेशन है वो चलता है हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, और जनवरी तक के चलता है। IMD के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IMD जो है अंग्रेजों के समय की स्थापना हुई थी इसकी कोलकाता में। उसके बाद जो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है हमारे शिमला में भी रहा था। 1905 में इसका हेडक्वार्टर शिमला किया गया। 1905 में इसका हेडक्वार्टर जो है शिमला में कर दिया गया। फिर 1928 में इसका हेडक्वार्टर जो है, 1928 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पुणे में कर दिया गया। और 1944 से जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर, मौसम भवन दिल्ली के अंदर। अभी कहाँ पे IMD का हेडक्वार्टर, दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें। व्हाट इज एल नीनो। एल नीनो से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तो ये क्या है, एक हॉट वार्म वाटर करंट है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, गर्म जल की धारा है ये। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर पूछ जाएगा। एल नीनो और आपका ला नीना जो है ये हॉट करंट्स है, जलवायु का जो पैटर्न है उस पर जो है ये वर्क करते हैं। प्रशांत महासागर है, उसमें समुद्र का जो टेम्परेचर है उसके कारण की जो है घटनाएं होती है, ठीक है। ये घटित क्यों होते हैं, प्रशांत महासागर के जो अंदर के जो समुद्र है उनके अंदर, उसमें जो टेम्परेचर है उसके कारण ये
घटित होते हैं और मौसम के ऊपर भी इनका जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। भारत का जो मानसून है उसके ऊपर भी इनका इफेक्ट पड़ता है, इन दोनों धाराओं का। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, सॉरी 10th क्वेश्चन हमारा, इसमें कहा गया है भारत में प्री मानसून गर्मियों के दौरान सहमनी वर्षा प्राप्त होती है। एक कथन दे रखा है और कारण दे रखा है हमारा यहाँ पे, ऐसी वर्षा एडियाबैटिक शीतलन के कारण होती है। क्या दे रखा है यहाँ पे, एक हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन दे रखा है, उसके बाद रीजन दे रखा है हमारे पास, स्टेटमेंट के बाद रीजन दे रखा है। स्टेटमेंट है हमारी कि भारत में प्री मानसून गर्मियों में जो वर्षा होती है वो सहमानी वर्षा होती है। बिल्कुल ये राइट है यहाँ पे, ठीक है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। भारत की जो वर्षा है, प्री मानसून की जो वर्षा है वो कैसी वर्षा है, सहमानी वर्षा है, यानी कि गर्मियों के टाइम में, जैसे आजकल समर सीजन है, समर में जो है हीट जो है, हमारी जो लैंड है वो बिल्कुल हीट होती है, ठीक है, हमारी जो धरती है बिल्कुल गर्म होती है, तो धरती पे जो हवा है वो भी गर्म होगी और ऊपर उठती है, ठीक है, गर्म हवा ऊपर उठती है और ऊपर जाके जो है बादलों का रूप ले लेती है। ऊपर जैसे ही हवा जाएगी, गर्म हवा ऊपर जाके क्या है वो बादलों का रूप ले लेती है और सहमानी जो है वर्षा होती है इनकी वजह से। ऐसी वर्षा एडियाबैटिक शीतलन के कारण होती है, बिल्कुल ये भी राइट है, क्योंकि जब ये बादल ऊपर होते हैं, ठीक है, तो ये किसकी वजह से जो है कूल होते हैं, जिनकी कूलिंग है इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक कूलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का जो है स्पष्टीकरण करता है। आर क्या करता है, ए का स्पष्टीकरण करता है। लैंड की जो इंटेंस हीट है उसकी वजह से जो है ये होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दैनिक और वार्षिक तापमान की जो है उच्चतम सीमा रहती है। कौन सा जो जगह है जहाँ पे दिन का टेम्परेचर और जो वार्षिक तापमान है वो उच्चतम रहता है, वो है अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली इसको याद कर लीजिएगा, पीछे जो है आपके टेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में जंगली जानवरों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आया था, 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं हम, वाइल्ड लाइफ जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को, ठीक है। जितने भी हमारे सेंचुरीज है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वो किसके तहत जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है, उन सभी सेंचुरीज को, चाहे वो नेशनल पार्क हो, उनको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसके तहत जो है उनको संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। ये कहता क्या है, अगर हम बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्या, इसके तहत जितने भी वन्य जीव है या फिर जंतु है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, उनको उनका ना तो अवैध शिकार किया जा सकता है जंतुओं का, ठीक है, जो जीव जंतु है ना तो उनका अवैध शिकार किया जा सकता, और उनका जो मांस चमड़ा है उनके ऊपर भी उसका जो व्यापार है उसकी ट्रेडिंग भी नहीं की जा सकती, ठीक है। एक तो इसमें ये क्लाउज है, और जो सेकंड है उसमें कि इसमें सजा का प्रावधान रखा गया था, ठीक है, सजा का प्रावधान। पहले सजा का प्रावधान कोई नहीं था, इसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया है इस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और यहीं से आपको याद करना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ही फर्स्ट स्टेट थी जिसने इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था किस राज्य द्वारा, तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कुछ एक जो है यहाँ पे हमारी पास सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क दे रखे हैं और यहाँ पे जानवरों के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा उससे मैच नहीं करता। अगर हम बात करें भीतरकनिका नेशनल पार्क की, ये कहाँ पे है, भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है ये उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है। क्यों फेमस है, ऑलिव सवारी करने वाला जो कछुआ है, ऑलिव रिडले जो टर्टल है हमारे, ठीक है, सवारी नहीं होगा, ऑलिव रिडल जो टर्टल है, इनके लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। डालमा हिल्स की बात करें, डालमा हिल्स है हमारी कहाँ पे, झारखंड के अंदर। डालमा हिल्स कहाँ पे है, झारखंड स्टेट के अंदर। ये वाइल्ड एलिफेंट के लिए फेमस है। काजीरंगा की बात करें, काजीरंगा जो है हमारा कहाँ पे है, असम के अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम के अंदर। वन हॉर्न्ड राइनो, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगर हम बात करें डाचीगम की, तो डाचीगम जो है हमारा ये लोकेटेड है कहाँ पे, जो डाचीगम हमारा नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है हमारा जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये क्यों फेमस है, ये आपका हंगुल के लिए फेमस है। हंगुल क्या है, हंगुल आपका मृग यानी कि डियर, ये हिरन के लिए फेमस है, ना कि एशियाटिक लॉयन के लिए। लॉयन के लिए क्या फेमस है आपका, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये लोकेटेड है हमारा गुजरात के अंदर, ठीक है। तो जो यहाँ पे डाचीगम होगा, डाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, और हंगुल, हंगुल के लिए फेमस है जो कि क्या है, आपकी हिरन की प्रजाति है। नेक्स्ट देखिएगा,
जरावा ट्राइब इज फाउंड इन, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, पहले भी एक एग्जाम में पूछा गया था। जो जरावा ट्राइब है ये है अंडमान निकोबार आइलैंड की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। जो निकोबार आइलैंड है वहाँ पे, अंडमान निकोबार क्या है, हमारे यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, जैसा आप सभी को पता है। और ये कितने आइलैंड से बन के मिले हुए हैं, लगभग 572 आइलैंड, छोटे छोटे जो है द्वीप है इसमें, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें कहाँ पे लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। दो क्वेश्चन और जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट ब्लेयर, इनकी जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, वो है पोर्ट ब्लेयर। और इनका जो हाई कोर्ट है वो है कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है, इनको जो कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो लगता है, इनका जो हाई कोर्ट कहाँ पे है वो है कोलकाता हाई कोर्ट, और इसकी जो कैपिटल है वो पूछ ली जाती है तो दैट इज पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2014, कौन सी भाषा को जो है 2014 में शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। तो भारत की जो शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा किया गया था 2014 में दैट इज उड़िया भाषा। इसके अलावा 5 और है, यानी इसको मिला के कितनी है हमारी शास्त्रीय भाषाएं 2014 तक, तो वो है 6 शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ठीक है। इसके कुछ एक शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया जाता है, इसके कुछ एक रूल्स होते हैं, ठीक है। भाषा जो है 1500 से 2000 साल पुरानी हो, फिर अपनी मूल भाषा हो, किसी दूसरी भाषा से उसमें कुछ ना लिया गया हो, ठीक है, इस तरीके से जो है इसका दर्जा दिया जाता है। और जब ये दर्जा दे दिया जाता है तो उस भाषा का अध्ययन करने के लिए जो भी स्टेट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे उड़िया जो है आपकी उड़ीसा की है, तो वहाँ को जो है फाइनेंशियल हेल्प जो है वो दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा। लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, लक्षद्वीप क्या है हमारा यूनियन टेरिटरी है, कहाँ पे है ये, तो ये लोकेटेड हमारी कहाँ पे, अरब सागर के अंदर, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर बन जाएगा। कहाँ पे है, अरब सागर के अंदर लोकेटेड है। इसकी कैपिटल कहाँ पे है, इसकी कैपिटल है कावरती, और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। इसका जो एरिया है लगभग कितना है, 32 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, इसका जो हाई कोर्ट है वो केरला के अंदर है, इसका हाई कोर्ट केरला के अंदर है। और जो कैपिटल है वो है कावारती, कैपिटल कहाँ पे है, कावारती। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र में सभी घटक और व्यक्ति होते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र हमारा इकोसिस्टम है उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं वो क्या है, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन का कोई इसमें नहीं बनता बात। यहाँ पे देखिएगा, साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम कॉल्ड, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं बायो जियोलॉजिकल जियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसके आगे जो लगेगा आपका बायो जियोकेमिकल साइकिल बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बायो इसके आगे जो है ऐड हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसको रॉक साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील जो स्कीम है वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी, मिड डे मील जो स्कीम है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी कब, 1995, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। भारत सरकार द्वारा 1995 में इसको लाया गया था, लेकिन फ्रांसीसियों ने, जैसे हमने बात की कि फ्रांसीसी जो लास्ट में आए थे उन्होंने 1930 में पुडुचेरी में ये स्कीम लॉन्च कर दी थी। फ्रांसीसियों ने जो है 1930 में स्कीम लॉन्च कर दी थी। हालांकि इसके बारे में नहीं पूछा जाता, डायरेक्टली पूछा जाता है कब जो है लॉन्च की गई। और अभी में इसका जो नाम है, मिड डे मील का जो नाम है वो पीएम पोषण के नाम से रखा गया है, ठीक है, इसको रीनेम कर दिया गया है। अब जो इसका नाम है वो है पीएम पोषण स्कीम, ठीक है। और किसके अंतर्गत आती है, अच्छा, इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है किसके द्वारा, जो हमारा फूड सेफ्टी एक्ट है, फूड सेफ्टी एक्ट, जो हमारा फूड सेफ्टी एक्ट है कब आया था, 2013 में आया था, याद कर लीजिएगा इसको, इसके बारे में भी डायरेक्टली पूछा जाता है। इसके तहत इसको जो है संरक्षण दिया जाता है। सबसे पहले जो मिड डे मील स्कीम है इसको किस राज्य ने अपनाया था, तो दैट इज तमिलनाडु। सबसे पहले किस राज्य द्वारा इसको अपनाया गया था, तो तमिलनाडु ने सबसे पहले इस स्कीम को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च्ड अंडर सोशल सोसाइटी सिक्योरिटी एक्ट 2008 कवर। 2008 में क्या आया, हमारा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम आया था। तो इसके तहत जो है किसकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना दी जाती है, तो ये दी जाती है किसको, ये दी जाती है
केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, किसको दी जाती है? असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उनको इसके तहत जो है बीमा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और इससे मिलती जुलती हुई एक और आपसे पूछी जा सकती है जो अभी हाल ही में 2018 में आई थी, दैट इज़ PM-JAY। ठीक है, PM जन आरोग्य योजना कब लॉन्च की गई थी? ये 2018 में लॉन्च की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा जो हमने पहले एक वीडियो सीरीज़ शुरू की थी 7 AM पे, ठीक है 7 AM पे, जिसमें हम हिमाचल जी के डिस्कस करते थे, उसमें शुरू में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा कमेंट उस पर आए और उसके बाद मुझे मैसेज भी आया पर्सनली कि उसको रीस्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, हालांकि एक ही लेक्चर उसमें लिया था, तो इसको जो मैं कल से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, डेली आपको हिमाचल जीके के लिए 7 बजे एक वीडियो हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।